नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता स्पर्श भाग 1 क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए गीत अगीत माइंड मैप के साथ और आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बुक के तो होंगे ही, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और अपनी पूरी क्लास के साथ वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए माइंड मैप के जरिए पहले कविता की ब्रीफिंग सुन लेते हैं कि इस पाठ की रूपरेखा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कवि इस पाठ में। क्योंकि कवि परिचय है तो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि हमारे राष्ट्र कवि माने जाते हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण अलंकार से सुशोभित किया गया है। गीत और अगीत में कवि ने बड़ा सूक्ष्म अंतर बताया है। तो कवि क्या बता रहे हैं कि गीत और अगीत ये दोनों अपनी जगह बड़े सुंदर हैं। गीत मन के भावों को प्रकट करते हैं, पर जो अगीत है उसमें मन के भाव जो हैं वो मन में ही रह जाते हैं। वैसे तो अगीत का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु ये भी जरूरी होता है। नदी द्वारा विरह के गीत गाना। इस कविता में विरह के गीत कौन गा रहा है? नदी गा रही है, जो निरंतर बहती जा रही है। क्यों गा रही है? क्योंकि वो बिछड़ने से जो दुख पैदा हुआ है उसका भार हल्का करना चाहती है। मन की व्यथा को हल्का करना। अब जो नदी है वो तेज वेग के साथ बह रही है, किसमें? वियोग में। ठीक है, अपने मन की व्यथा को हल्का करने के लिए वो बातचीत करती है किनारों से। गुलाब का मन दुखी होना। अब गुलाब क्यों दुखी है? क्योंकि नदी तो उतावली हो रही है सागर से मिलने को। ऐसा व्यवहार देखकर जो किनारों पे चुपचाप खड़ा गुलाब है वो सोचता है कि काश भगवान ने उसे भी बोलने के लिए आवाज दी होती, तो जो पतझड़ के दिन आते हैं तब जो वो सपने देखता है, तो पतझड़ के दिनों में देखे गए सपनों का जो गीत है वो सारे संसार को सुना पाता। शुक के गीत गाने का उद्देश्य क्या है इस कविता में? इस पाठ में शुक के गीत गाने का क्या उद्देश्य है? तो कवि ने बताया है शुक जो है वो गीत गाकर, शुक मतलब तोता, गीत गाकर शुकी और अपने होने वाले बच्चों के प्रति अपना प्यार जता रहा है। ठीक है, शुकी द्वारा गीतों का आनंद लेना। अब शुकी जो है वो क्या कर रही है? अपने शुकी अब उन गीतों का आनंद ले रही है। कैसे ले रही है? अपने बच्चों के प्यार में वो डूबी हुई है और उन गीतों का आनंद ले रही है। शुकी की मनोदशा कैसी है? तो शुकी घोंसले में बैठी है, अपने पंख फैलाकर अंडों को से रही है। तो शुकी अपने पंख फैलाकर अंडों को से रही है, और सेना पता ही है आपको कि अंडे पे बैठकर उसे अपने बदन की गर्मी दे रही है ताकि उसमें से अंडा फूटे। ठीक है, उसके बाद सस्वर और निशब्द गायन। अब कवि ने यहाँ पर किसका गायन सस्वर कहा है? शुक का। ठीक है, और किसका निशब्द कहा है? शुकी का। क्योंकि शुकी जो है वो खुशी से अपने कंठ से बोल निकाल नहीं पा रही, और जो शुक है वो घनी डाल पे बैठकर अपने प्रेम गीत शुकी को सुना रहा है। आल्हा गीत सुनकर मंत्र मुग्ध होना। अब आल्हा गीत एक लोकगीत है, तो आल्हा गीत सुनकर ग्वाला की प्रेमिका जो है वो राधा दौड़ी चली आती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का मधुर स्वर सुनना चाहती है। एक लोक काव्य का नाम दिया गया है आल्हा। गीत और अगीत के पात्र इस कविता में कौन है? अब इस कविता में कलकल करती नदी है, प्रकृति से प्रसन्न होकर गाने वाला शुक है, आल्हा गीत सुनाने वाला प्रेमी है। ये सब गीत गाने वालों की कैटेगरी में आते हैं। और अगीत वाली कैटेगरी में कौन कौन आता है? जो नदी के किनारे मौन खड़ा गुलाब है, शुक का गीत सुनकर प्रसन्न होने वाली शुकी है, आल्हा गीत सुनकर मुग्ध होने वाली प्रेमिका है। ये सब अगीत की स्थिति में आते हैं। कवि की दुविधा क्या है इस कविता में? कवि की सबसे बड़ी दुविधा है कि गीत और अगीत में श्रेष्ठ कौन है। आइए इसके लिए हम कविता पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता गीत और अगीत। कविता पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और शेयर किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो आइए कविता को स्टार्ट करते हैं। काव्यांश पहला है आपका। इसमें से 2 चैप्टर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, दोहे और पद, वो आप देख सकते हैं चैनल पर, रैदास और रहीम।
रामधारी सिंह दिनकर आज अपलोड होने जा रहा है। हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ कविता लेकर भी मैं जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, तट पर एक गुलाब सोचता। पहले इतना ही कर लेते हैं क्योंकि ये कविता है और इस कविता में दिनकर जी ने जीव जंतु जो होते हैं उनके प्रेम भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कवि ने इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रेम और मनुष्य प्रकृति के साथ उनके जो संबंध है बड़ा सुंदर चित्रित करके इस कविता में उन्हें दिखाया है। तो कवि कह रहे हैं गीत अगीत कौन सुंदर है, दोनों की तुलना करते हुए कवि कह रहे हैं गीत और अगीत दोनों में से सुंदर कौन है, दोनों में से अच्छा कौन है। गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है। अब तटिनी यहां नदी को कहा है। कवि कह रहे हैं नदी को देखो क्या कर रही है, वो वेगवती बहती जाती है, वह वेगवती है, तेज गति से बहती चली जाती है। ओके, गाकर गीत विरह के, वह वियोग के गीत, विरह के गीत गाती हुई तीव्र गति से बहती चली जाती है। दिल हल्का कर लेने को, वो अपने दुख का भार हल्का कर लेने के लिए क्या कर रही है, उपलों से कुछ कहती जाती। उपले होते किनारे, वो अपने मन की व्यथा को हल्का करने के लिए, दुख का भार हल्का करने के लिए अपनी मन की पीड़ा किसे बताती है, किनारे पड़े पत्थरों से कहती चली जाती है। अपने मन की व्यथा किसे कहती है, किनारे पड़े पत्थरों से। तट पर एक गुलाब सोचता, कवि के अनुसार किनारे पे एक गुलाब खड़ा हुआ क्या सोचता है, वो ये सोचता होगा देते स्वर यदि मुझे विदाता, कि काश ईश्वर मुझे स्वर देते। अगर ईश्वर ने आज मुझे स्वर का वरदान दिया होता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो पतझड़ के दिनों पर मेरे ऊपर जो बीतती है, मैं अपनी आप बीती नदी की तरह इस संसार को सुनाता, मैं भी जग को गीत सुनाता। यानी कि दुख भरे पतझड़ के दिनों में जो देखे गए अपने सपनों का गीत है, मैं पूरे संसार को सुनाता। गा गा कर बह रही निर्जरी, गा गा कर बह रही निर्जरी, निर्जरी यहाँ झरने को कहा गया है। पाटल मूक खड़ा तट पर है, पाटल मतलब गुलाब, मूक मतलब चुप। तो इस प्रकार नदी गीत गाती, गा गाकर बह रही निर्जरी, नदी गीत गाती यानी कलकल करती हुई, शोर करती हुई किनारों से टकराती आगे बढ़ती है। और गुलाब, पाटल मतलब गुलाब, मूक खड़ा तट पर है, गुलाब का फूल नदी के किनारे मौन भाव से खड़ा है, चुप खड़ा है। गीत अगीत कौन सुंदर है, तो कवि ने प्रश्न किया कि गीत और अगीत में अधिक सुंदर कौन है। तो पता चल गया मौन कौन है, वो अगीत है, और जो बोल रहा है कलकल करती नदी, वो कौन है, वो गीत है। राइट। तो कवि ने प्रश्न किया है कि गीत और अगीत दोनों में सुंदर कौन है। काव्यांश 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। काव्यांश 2 में कवि ने क्या बताया है। अब काव्यांश 2 में बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोंते पर छाया देती। खोंता क्या होता है, घोंसला, ठीक है। शुक होता है तोता, घनी मतलब ज्यादा पत्तों वाली। तो कवि दिनकर जी कह रहे हैं गीत और अगीत के अंतर को स्पष्ट करने के लिए क्या, यहाँ पर नर तोता और मादा तोता का बड़ा सुंदर वर्णन किया उन्होंने कहा है बैठा शुक उस घनी डाल पर, शुक पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा है जिसकी छाया खोते पर छाया देती, जिसकी छाया उसके घोंसले पर पड़ रही है। अब उसके घोंसले में कौन बैठा हुआ है, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती, उसी घोंसले में शुकी बैठी है, वह पंख फुलाकर अपने अंडे से रही है। मैंने अभी बताया आपको माइंड मैप में कि अपने बदन की गर्मी दे रही है ताकि उसमें से अंडा फूटे, ठीक है। गाता शुक जब किरण वसंती, गाता शुक जब किरण वसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, पर्ण होता है पत्ता। अब क्योंकि जो शुकी है वो घोंसले में बैठी है, पंख फुलाकर अपने अंडे से रही है, अपने बदन की गर्मी किसको दे रही है, अंडों को, जिसमें से क्या फूटेगा, अंडा फूटेगा, यानी कि बच्चे बाहर आएंगे। तो जब किरण वसंती, सूरज की वसंती किरणें परन से छनकर, पत्तों से छनकर आती हैं और किसको छूती हैं, अंग, उनके अंगों को छूती हैं, तो शुक जो है वो प्रसन्नता से गा उठता है। गाता शुक जब किरण वसंती छूती अंग परन से छनकर, कि जब सूरज की बसंती किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और उनके अंगों को छूती हैं तो शुक प्रसन्नता से गा उठता है।
किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। इधर शुक की स्वर लहरी से बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुश हो रही है शुकी, लेकिन रोमांचित होकर शुकी भी कोई प्रेम भरा गीत गाना चाहती है, लेकिन गा ही नहीं पा रही। क्यों? उसके मन में उठने वाले जो गीत, उसके मन में जो उठने वाले भाव हैं, जो गीत है, वो वात्सल्य भाव में डूब कर रह जाते हैं, बच्चों के प्रेम में डूब के रह जाते हैं। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। वे अपने बच्चों के प्रेम में इतनी मग्न हो जाती है, इतनी भाव विभोर हो जाती है कि उन गीतों को अपने अंदर अनुभव करती है। वो गाना चाहती है लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रही उन गीतों को। तो एक यहाँ गीत है, एक यहाँ अगीत है। अब फिर कभी प्रश्न पूछेगा इन दोनों में से सुंदर कौन है। जैसे पिछले में पूछा था, नदी कलकल का शोर भी कर पा रही है, किनारों से भी टकरा रही है, किनारों से संवाद भी कर रही है ना, वो गीत है। और अगीत कौन था? वहां पर पत्थर के किनारे जो खड़ा मौन गुलाब का फूल था। जबकि दोनों में सुंदर लोगों को क्या लगेगा? गुलाब का फूल लगेगा सुंदर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। अब शुक का जो गीत है ना, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, शुक के गीत चारों ओर वन में गूंज रहे हैं। फूला मग्न शुकी का पर है, परंतु शुकी अपने अंडों पर अपने पंख फैलाए खुश हो रही है। गीत अगीत कौन सुंदर है? शुक का जो प्यार है वो मुखरित हो रहा है उसके गीतों के जरिए, लेकिन शुकी का वो मौन रह गया है। जबकि गा तो वो भी रही है, लेकिन उसका जो गीत है वो मन के अंदर ही रह गए। तो एक का स्वर गीत कहलाता है, दूसरे का जो चुप्पी का स्वर है, मौन है, वो अगीत कहलाता है तो दोनों ही सुंदर, गीत भी और अगीत भी। फिर भी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी कभी प्रश्न पूछता है, इन दोनों में से कौन अधिक सुंदर है, गीत या अगीत? काव्यांश तीसरा। दो प्रेमी है यहां जब एक पड़े सांझ आल्हा गाता है। आल्हा मैंने आपको बताया था लोक काव्य, लोकगीत है, बुंदेलखंड में गाए जाने वाले वीरता के उदाहरणों से ओतप्रोत एक लोकगीत माना जाता है इसे। दो प्रेमी है यहां जब एक पड़े सांझ आल्हा गाता है। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी दो प्रेमियों के प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति करते हुए, उनका अंतर दिखाते हुए क्या कहते हैं कि एक प्रेमी है जो क्या करता है, सांझ आल्हा गाता है। सांझ मतलब शाम। एक प्रेमी शाम होते ही आल्हा गाने लगता है। फिर जैसे ही पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहां खींच लाता है, जैसे ही उसके मुख से गीत की ध्वनि निकलती है, जो उसकी प्रेमिका राधा है वो अपने घर से खींची चली आती है उसकी ओर। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, वो नीम के पेड़ की छाया में छिपकर अपने प्रेमी का मधुर गीत सुनती है और क्या हो जाती, मुग्ध हो जाती है। उस क्या सोचती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिदना यो मन में गुनती है। बिदना होता है विदाता को कहा गया, ईश्वर को कहा गया। कड़ी मतलब मैं क्यों ना उस गीत की एक लाइन बन गई, ये गीत की पंक्ति क्यों नहीं बन गई, ऐसा वो प्रेमिका सोच रही है। तो प्रेमिका क्या कह रही है, वो मधुर गीत में खो जाना चाहती है। नीम के पेड़ की छाया में छिपकर अपने प्रेमी का जब मधुर गीत सुनती है तो मुग्ध होकर सोचती है कि विधाता ने उसे अपने प्रेमी के मधुर गीत की पंक्ति क्यों नहीं बनाया, कड़ी क्यों नहीं बनाया। वो इस मधुर गीत में क्या करना चाहती है, खो जाना चाहती है। यहां वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। वह इस अब जो प्रेमिका है वो तो मधुर गीत में खो जाना चाहती है, प्रेमी यहां गाता है और उसका गीत सुनकर प्रेमिका का हृदय क्या करता है, फूला, नाच उठता है। प्रेमी का प्रेम कैसा है, मुखरित हो रहा है उसके गीत के जरिए, है ना। और प्रेमिका का कैसा है, मौन है, वो गाना चाहती है। वो इसीलिए तो प्रभु से कह रही है, ईश्वर से कह रही है कि एक पंक्ति बना देते मुझे भी। यहां भी एक गीत है और दूसरा अगीत है। फिर सवाल कवि यही पूछता है कि दोनों में सुंदर कौन है। वास्तव में गीत और अगीत दोनों की अपनी अपनी सुंदरता, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। तो अभी तक आपने इतने अच्छे से कविता सुनी है, आपको पता चल गया होगा कि पतझड़ के दिनों की अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। जब शुक गाता है तब शुकी के हृदय पे क्या प्रभाव पड़ता है, शुकी बड़ी खुश होती है, पंख फुला लेती है। प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका की इच्छा क्या होती है, वो पहले तो छुप के नीम के पेड़ की छाया में गाना सुनती है, फिर कहती है कि काश प्रेमी के गीतों की एक पंक्ति वो बन जाती। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को दिखाना है। तो नदी और गुलाब का प्राकृतिक सौंदर्य जो भी आपने सुना है, आप उसको बड़े सुंदर तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि नदी तीव्र गति से बह रही है, अपना मन हल्का करने के लिए किनारों से बातचीत भी कर लेती है। लेकिन गुलाब है जो पतझड़ के दुख, लेकिन
पतझड़ के दुख सहता है, फिर पतझड़ के दिनों में जो भी स्वप्न देखता है उसको व्यक्त करने की अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है। तो गुलाब के माध्यम से प्रकृति का बड़ा सुंदर, नदी के माध्यम से बड़ा सुंदर मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर मनुष्य प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या करनी है। तो शुक और शुकी एक घने पेड़ पे अपना घोंसला बनाकर रह रहे हैं। शुकी घोंसले में बैठ के अंडे सेती है, शुक का स्वर सुनती है जो सारे वातावरण में गूंज रहा है। मधुर गूंज से सिर्फ प्रकृति ही मोहित नहीं होती, शुकी भी मदमस्त हो जाती है। मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखना है। तो एक और तो नदी का जो कलकल करता स्वर है, वेगवती धारा में रूप है, गुलाब की सुंदरता है, वृक्षों की घनी छांव है। दूसरी ओर पशु पक्षियों का मीठा गान है, उनकी शारीरिक बनावट है जो मनुष्य को आकर्षित करती है। सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या, स्पष्ट कीजिए। तो ये सारा संसार शब्दमय है। जो शब्दमय है वहां गीत है, जहां शब्द नहीं वहां गीत नहीं, तो वहां अगीत निश्चित होगा, लेकिन यह गीत की ही पृष्ठभूमि है। तो गीत शब्दों की एक सुंदर अभिव्यक्ति है, जबकि अगीत क्या है, उसके पहले की स्थिति जो विचार सिर्फ मन में आए, बाहर उमड़ नहीं पाए। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर स्पष्ट करके आपको रिटर्न में दे दिया गया है। उसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या भी रिटर्न में आपको हर एक लाइन की मिलेगी। जैसे अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, ख गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग परन से छनकर, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिदना जो मन में गुनती है। तो शाम के समय जब प्रेमी गवाला लोकगीत गाता है आला, तो उसकी प्रेमिका जो है वो भाव विवल हो जाती है, उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि काश अपने प्रेमी के गीतों की वो एक पंक्ति बन जाती। या आगे आपको क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं, क्वेश्चंस के आंसर हैं। गीत अगीत कविता में कविता का केंद्रीय भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, शब्दमय क्या है और जो चीज शब्दमय नहीं है वो अगीत है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने तीनों काव्यांश बहुत ध्यानपूर्वक सुने होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ तीनों काव्यांश आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। निम्नलिखित उदाहरण में वाक्य विचलन को समझने का प्रयास करना है। वाक्य विन्यास लिखिए। जैसे तट पर एक गुलाब सोचता, तो उसका वाक्य विन्यास कैसे लिखा, एक गुलाब तट पर सोचता है। आगे उदाहरण तो दे दिया, उसके आगे एक क्वेश्चन है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, तो लाइन कैसे लिखेंगे, यदि मुझे विधाता स्वर देते। बैठा शुक उस घनी डाल पर, उस घनी डाल पर शुक बैठा है। ठीक है, इनके आंसर जो है, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, कि वन में शुक का स्वर जो है वो गूंज रहा है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों ना हुई, ये सारे आंसर आपको यहां मिलेंगे। शुकी बैठ अंडे है सेती, शुकी बैठकर अंडे सेती है। ये ऊपर व्याख्या जो पिछले पैराग्राफ की रह गई थी, एक काव्यांश जो दिया हुआ था, नीचे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आगे बच्चों आपको कुछ निबंधात्मक लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, तो परीक्षा अभ्यास के लिए आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो आप देख लीजिएगा। बाकी माइंड मैप को अगर ध्यान से सुना होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। विरह के गीत कौन गा रहा है, क्यों गा रहा है, फिर दिल हल्का करने के लिए तटनी क्या करती है, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको माइंड मैप में ही समझ में आ जाएंगी अगर आपने माइंड मैप को ध्यान से देखा है। शुक और शुकी के गायन का भेद है, शुकी की मनोदशा है, शुकी के गीत उमड़ के क्यों रह जाते हैं, इस कविता में किन किन को गीत गाने वाला कहा है और किसे गीत गाने वाला नहीं कहा है, फिर आल्हा गीत सुनकर कौन चला आता है, क्यों चला आता है, प्रेमिका गीत कैसे सुनती है और क्यों सुनती है। ये परीक्षाभ्यास के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आप देख लीजिए। और बाकी मैंने सारी चीजें आपको कोशिश की है, मैंने आपको इस पूरी वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज मिसिंग है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पर एक काम जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोर्स भी इसी साल अपलोड हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी उस डिमांड पर हम काम जरूर करेंगे। तो ये आपका वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको मिलेंगे। जैसे तीसरा प्रश्न है, आप अगीत किसे कहेंगे, अगीत का आशय क्या है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है कि शुकी के हृदय की भावनाएं जो है उमड़ती हैं, लेकिन वो स्नेह उमड़ता है लेकिन वो गीत प्रकट नहीं कर पाती, मन ही मन में उसका अनुभव कर लेती। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के प्रेम में डूब गई है, मग्न हो गई है।
कवि के दृष्टिकोण में अगीत भी गीत है, स्पष्ट कीजिए। अब कवि के दृष्टिकोण में मन में जो भाव है उनका उमड़ना घुमड़ना वो गीत है, और जो भाव मन में उमड़ते घुमड़ते हैं लेकिन अनबोले रह जाते हैं वो अगीत है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, उसका अंतर है पंक्ति प्रेमिका की किस मनोदशा को दर्शाती है, कि वो भी प्रेमी के उस गीत का एक भाग बनना चाहती है, एक पंक्ति बनना चाहती है। गीत और अगीत में आप किसे सुंदर मानते हैं? तो गीत और गीत में गीत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि अगीत जो है वो तो गूंगा है और उसका जो आस्वाद है, स्वाद नहीं कह रही मैं, आस्वाद है, वो केवल अगीतकार ले सकता है। ओके, लेकिन गीत का स्वाद तो सभी लेते हैं, हम सब लेते हैं गीत का स्वाद। बहती हुई नदी किनारों से क्या कहती है? गुलाब वेगवती नदी को बहते देख किस पीड़ा का अनुभव करता है? गीत अगीत कविता में कवि की दुविधा क्या है? उसने अपनी दुविधा किन उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया? अब तक तो ये बच्चे अपने आप आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, गीत अगीत कविता आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुड बाय एवरीवन।